गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च क्या होता है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें तो रिसर्च के बारे में हमने ये पढ़ा था कि रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक वैज्ञानिक विधि है जो एम्पिरिकल बेस्ड होता है, यानी अनुभव आधारित होता है। इसका एक डायनेमिक व्यू होता है, ह्यूरिस्टिक व्यू होता है और कोई भी साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड जो है कि कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, यानी कि नियंत्रित परिस्थिति में परफॉर्म किया जाता है। नियंत्रित परिस्थिति का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी वेरिएबल्स या चरों को यूज़ कर रहे हैं उसका एक सेट होता है और रिसर्चर उसको अपने अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या कि उसको अपने अनुसार घटा और बढ़ा सकता है ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद हम लोगों ने जब देखा था कि वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड या फिर रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या हैं, तो हम लोगों ने रफली ये देखा था कि सबसे पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी समस्या की पहचान करना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड अराइविंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस या फिर फाइनली कंक्लूजन निकालना। इस तरीके से एक स्टेप वाइज हम लोग चल रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम लोग इन स्टेप्स को और ज़्यादा क्लासीफाई करना चाहें और ज़्यादा डीपली आइडेंटिफाई करना चाहें तो उस स्टेप्स में भी कई सब स्टेप्स बन सकते हैं। तो अब आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो अनुसंधान की विशेषताएं से पहले कुछ पूर्व कल्पनाएं हैं, इसको भी जानना जरूरी है। जैसे कि कोई भी रिसर्च नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकता, यानी प्रकृति के विरुद्ध जाकर, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर आप क्या है कि कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो एक तो पूर्व कल्पना हमारी क्या होती है कि नेचर इज़ लॉफुल, हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना है। और ये पूर्व एज्यूम्शन हमारा रहता है कि नेचर इज अंडरस्टैंडेबल, यानी प्रकृति क्या है, बोधगम्य होता है, ये डिटर्मिनिस्टिक है, नियतिवादी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहली विशेषता रिसर्च की है ऑब्जेक्टिविटी होती है। यानी किसी भी साइंटिफिक मेथड में, किसी भी रिसर्च प्रोसेस में क्या है, वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। तो अब वस्तुनिष्ठता होती क्या है, तो वस्तुनिष्ठता की बात करें तो वस्तुनिष्ठता वो होती है जिसमें कोई भी पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस या पक्षपात, बायसिंग ना हो। उस रिसर्च प्रोसेस में, उस साइंटिफिक मेथड में कोई भी बायसिंग ना हो, कोई भी पूर्वाग्रह ना हो। यानी कि रिसर्चर का बिहेवियर और एटीट्यूड जो है, यानी जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करता है, उसका जो भी अनुसंधान क्षेत्र है, जो भी उसका रिसर्च एरिया है या रिसर्च टॉपिक है, उसमें उसका व्यवहार, यानी अनुसंधानकर्ता का पर्सनल बिहेवियर और उसका एटीट्यूड, उसकी मनोवृत्ति उस रिसर्च पर कोई भी अफेक्ट ना डाले, यानी न्यूट्रल रहे। तो ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए क्या है, कुछ कदम उठाए जा सकते हैं या कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है, जिसमें पहला देखिए लिख रखा है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का मतलब क्या है कि जब कोई भी रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करता है या अनुसंधान कर रहा होता है अपने टॉपिक पर, तो उस प्रक्रिया में जो भी बातों का ध्यान रखना है, जिन जिन चीज़ों में या जिन जिन स्टेप्स में सावधानी बरतनी है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रोसीजरल सेफगार्ड। यानी प्रक्रिया के दौरान, अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान प्रक्रियात्मक सुरक्षा को ध्यान में रखकर
रिसर्च करना ही क्या है, प्रोसीजरल सेफगार्ड है। अब देखिए ये जो प्रोसीजरल सेफगार्ड है इसको भी हम इंश्योर या सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं, उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसा कि पहला देखिए क्या लिख रखा है, कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा इन अ फॉर्म। यानी कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें आपने जो भी अवलोकन किया है, जो भी डेटा कलेक्ट किया है, ऑब्जर्वेशन या जो भी अवलोकन आपने किया है, या फिर जो भी डेटा कलेक्ट किया है, आंकड़े, उसको आप एक फॉर्म पर क्या कर लें, सेव कर लें, नोट कर लें। देखिए लिखा है कि कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा इन अ फॉर्म। यानी कि किसी भी अपने रिसर्च का पूरा जो आंकड़े हैं और पूरे जो अवलोकन हैं उसे, यानी सूचनाओं को एक व्यवस्थित रूप से संजोए रखना, ताकि आगे ज़रूरत पड़ने पर या फिर कंक्लूज़न ड्रॉ करते समय, निष्कर्ष निकालते समय रिसर्चर वही निष्कर्ष निकाले जो उसने ऑब्जर्व किया है। यानी अपनी रिसर्च प्रक्रिया के दौरान उसने जो भी अवलोकन किया है जिन आंकड़ों का, उन्हीं आंकड़ों को वो निष्कर्ष निकालते समय ध्यान में रखे। यानी आंकड़ों से छेड़छाड़ ना हो, उसकी पर्सनल बायसिंग उसमें ना हो। दूसरा क्या तरीका है, देखिए एक तो हो गया प्रोसीजरल सेफगार्ड, दूसरा है स्टैंडर्ड्स, फॉलो स्टैंडर्ड्स, यानी कि मानकों का पालन करना। मानकों का पालन करने का मतलब क्या, कि रिसर्च प्रोसेस के दौरान कोई भी रिसर्चर जो है अगर अपने रिसर्च के दौरान कोई भी स्टेप्स फॉलो कर रहा है, कोई भी स्टेप्स या कोई भी टूल यूज़ कर रहा है, या फिर कोई भी असिस्टेंस ले रहा है, यानी सहायता ले रहा है किसी भी चीज़ की, कहीं से भी, तो वो जो ये जो सारी चीज़ें होनी चाहिए मानकीकृत होनी चाहिए। अब मानकीकृत का मतलब क्या हुआ, कि ये सार्वभौमिक स्तर पर, यानी यूनिवर्सल लेवल पर, सार्वभौमिक स्तर पर सर्वसम्मति से, यानी कि यूनिवर्सल लेवल पे क्या होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। यानी कि अगर साधारण सी बात में, भाषा में कहें तो आप अपने अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान, रिसर्च प्रोसेस के दौरान जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करनी चाहिए, मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, यानी कि जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए आप किसी अपने रिसर्च में किसी बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज़ करना चाहते हैं। एक टूल है, आप इंटेलिजेंस टेस्ट टूल को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जो भी टूल्स यूज़ करेंगे, चाहे वो आपका सेल्फ मेड टूल्स हो, सेल्फ मेड यानी स्वनिर्मित परीक्षण हो, या फिर कोई भी टूल ऐसा हो जो कि स्टैंडर्ड लेवल पर या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो, मानकीकृत हो, प्रामाणिक हो, वेरीफाइड हो, रिलायबल हो। स्टैंडर्ड टूल का मतलब यही है कि ऐसा परीक्षण, ऐसा टेस्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रामाणिक हो, वैध हो। तो अगर हम जैसे मान लीजिए आप इंटेलिजेंस टेस्ट कोई ले रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत से इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम सुना होगा। उसमें से कुछ एक हैं, जैसे वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, विस्कार है, इसी तरीके से बिने साइमन टेस्ट है, या फिर आपने डैट सुना होगा, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, टीएटी, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो इस तरीके से ये सारे जो टेस्ट हैं ये सब क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ये खरे उतरते हैं, प्रामाणिक हैं, वैध हैं। तो अब देखिए आगे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड यानी मानकों का पालन करना होगा अपनी रिसर्च प्रक्रिया के दौरान।
सी पार्ट क्या है, सी ऑप्शन क्या है, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यानी कि आप अपनी रिसर्च प्रक्रिया में, अनुसंधान प्रक्रिया में जिन जिन टर्मों का यूज़ कर रहे हैं, जिन जिन पदों का यूज़ कर रहे हैं, टर्म्स का, पदों का, या जो जो आपने चर वेरिएबल्स लिए हैं, या हर वो कंपोनेंट या फिर हर वो कंपोनेंट जो आपने लिए हैं, उसको आपको ऑपरेशनल डिफाइन करना पड़ेगा, ऑपरेशनली डिफाइन करना होगा। ऑपरेशनली डिफाइन यानी संक्रियात्मक रूप से परिभाषित करने का मतलब क्या है कि आपने अपनी अनुसंधान प्रक्रिया में उस शब्द को कैसे परिभाषित किया है। यानी वो जो पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे मान लीजिए आपने लिया इंटेलिजेंस, तो अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस या बुद्धि की परिभाषा तो बहुत ढेर सारी है, लॉट ऑफ डेफिनेशंस हैं, लॉट ऑफ मीनिंग्स हैं, लॉट ऑफ डेफिनेशंस, मीनिंग्स, बहुत ढेर सारी मीनिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने रिसर्च के दौरान आपने बुद्धि को किन अर्थों में डिफाइन किया है, यानी आप बुद्धि का कौन सा डायमेंशन या कौन सा पार्ट अध्ययन करना चाहते हैं, केवल आप उसको क्लियर एंड कट जो है वहाँ पर परिभाषित करना होगा आपको अपनी रिसर्च प्रक्रिया में। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऑपरेशनली डिफाइन नहीं करते हैं अपने चरों को या अपने कंपोनेंट्स को, तो आप जिस उद्देश्य को लेकर, जिन लक्ष्यों को निर्धारित करके रिसर्च प्रक्रिया को जारी रख रहे हैं या कंडक्ट कर रहे हैं, इससे इतर जाकर दूसरा कोई उसका मतलब निकाल लेगा। यानी आप जो चाहते थे, जो आउटकम्स चाहते थे, वो आपको नहीं मिलेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। डी है, आपको और क्या फॉलो करना होगा, अवॉइडिंग बायस विद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। यानी कि पूर्वाग्रह, उन सारे पूर्वाग्रहों को अवॉइड करना जो कि बाह्य प्रभाव से प्रभावित होते हैं। और क्या, पर्सनल बिलीव्स, व्यक्तिगत विश्वास से दूर होना होगा, उसको अपने रिसर्च में नहीं घुसने देना है। रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव, यानी आप जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, उसे अपने परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखना है। और एक देखिए इसमें है प्लेसबो छदम, प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो का मतलब होता है झूठ मूठ का। तो अब देखिए इसमें क्या है, अगर शुरुआत में बात करें तो सबसे पहला है कि अवॉइडिंग बायस विद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। यानी कि आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या, कि जैसे आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे आपका कोई रिसर्च टॉपिक है या आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एक्सटर्नल बायसिंग कहाँ से आएगी, जैसे कल्चर के थ्रू, कल्चर है या एक्सटर्नल बिलीव्स है, यानी जो हमारे रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, कल्चर है, उससे आपके रिसर्च प्रोसेस में कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। यानी कल्चर क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारी संस्कृति कहती है ऐसा है वैसा है, तो हमें ऐसा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं देनी है। हमारे रीति रिवाज में ऐसा नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता। यानी एक एज अ रिसर्चर आपको इन सारी चीज़ों को क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा। किन किन सारी चीज़ों को, वो जो आपके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे आपके कल्चर हैं या जो सामाजिक विश्वास हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ये नहीं माना जाता, हमारे यहाँ वो नहीं माना जाता, इस टाइप की चीज़ें हैं। और जो आपके कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, ये आपकी स्टडी में कभी कहीं पर भी नहीं आने चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट है पर्सनल बिलीव्स। अब यहाँ पर पर्सनल बिलीव्स का मतलब क्या हुआ, आपका अपना व्यक्तिगत विचार, यानी कि आपका अपना दृष्टिकोण। एज अ रिसर्चर यदि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने रिसर्च प्रक्रिया में या अपने टॉपिक में अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं रख सकते हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखने का मतलब ये है कि आप व्यक्तिगत दृष्टिकोण का मतलब ये है कि आप ये नहीं इसमें कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए तो यही है। यानी कि क्या, कि
आपको न्यूट्रल रहना होगा अपने रिसर्च के दौरान। न्यूट्रल का मतलब कोई भी बायसिंग आपको अपने अंदर नहीं लानी है। एज अ रिसर्चर, केवल एज अ रिसर्चर जो आपका ऑब्जर्वेशन कह रहा है, जो आपकी थ्योरी कह रही है, जो आपका डेटा कह रहा है, केवल उसी के बेस पर आपको अपने आउटकम्स, अपने निष्कर्षों पर ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से क्या है कि पर्सनल बिलीफ यानी आपको अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को इसमें शामिल नहीं होने देना है। अब देखिए, अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या कह सकते हैं। आगे लिख रखा है रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव। वही रिसर्चर, देखिए रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव या अनुसंधानकर्ता का परिप्रेक्ष्य। तो अनुसंधानकर्ता का परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें अनुसंधानकर्ता का जो परिप्रेक्ष्य है, जैसे सामान्य रूप से होता क्या है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है। आप फेमिनिस्ट रिसर्चर हैं, यानी कि एक ऐसा अनुसंधानकर्ता जो हमेशा महिलाओं के हित में रहकर रिसर्च करेगा, या आप न्यूट्रल रिसर्चर हैं, या आप मैस्कुलिन रिसर्चर हैं। यानी इन तीनों बातों का मतलब यही है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर महिलाओं के प्रति नरम है तो आप हमेशा जो भी रिसर्च करेंगे उसमें आप कहीं ना कहीं आप का पूर्वाग्रह शामिल होगा कि आप महिलाओं के हित में होकर जो है फैसला देंगे या अपना कंक्लूजन निकालेंगे। अगर आप मैस्कुलिन रिसर्चर हैं, मैस्कुलिन रिसर्चर का मतलब अगर आप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पुरुषों के प्रति नर्म है, तो आप हमेशा अपना जो भी कंक्लूजन निकालेंगे, आप की जो टेंडेंसी होगी या झुकाव होगा कंक्लूजन का, वो हमेशा किससे इफेक्ट होगा, पुरुषों के हित से। तो इस तरीके से क्या है कि ऑब्जर्वर इसमें क्या है, अगर फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपका महिलाओं के प्रति, और मस्कुलिन है तो पुरुषों के प्रति। और अगर आप न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या है कि केवल आप बैलेंस्ड में हैं, बैलेंस में है, यानी कि ना फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ना मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू है। इस तरीके से क्या है कि आपको न्यूट्रल रहना होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो प्लेसबो बायसिंग, प्लेसबो बायसिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि देखिए प्लेसबो का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, तो प्लेसबो बायसिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। प्लेसबो बायसिंग का मतलब होता है झूठ मूठ का या छदम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छद्म या झूठ मूठ का। जैसे मान लीजिए कि एक रिसर्च कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें दो ग्रुप बनाए गए हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। तो अब देखिए दोनों ग्रुपों में ये कहा गया है कि जो है कि ये दवा कोई एक दवा है, उसको खाने से जो है कि लर्निंग स्पीड बढ़ जाती है, लर्निंग स्पीड बढ़ जाती है। अब दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप को क्या है कि रियल में वो दवा दी गई, जैसे मान लीजिए किसी भी ग्रुप को, जैसे मान लीजिए कंट्रोल ग्रुप को वो दवा जो है रियल में पिलाई गई या वो गोलियां रियल में दी गई, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसे केवल शुगर की गोलियां दे दी गई उसी कलर की, यानी कि दवा तो दी गई वाइट कलर की लेकिन शुगर की गोलियां दे दी गई। या फिर ऐसा कह लीजिए कि क्या बोलते हैं कि दो सिरप, एक को सिरप ओरिजिनल दिया गया, दूसरे को केवल उसमें कलर मिलाकर उस सिरप के कलर का पानी पिला दिया गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। अब ये देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, मतलब जिसको झूठ मूठ का केवल दवा दी गई थी, जिसको रियल में दवा नहीं दी गई थी, उसको भी क्या है, उसके भी लर्निंग स्पीड में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, मतलब बूम हो गया, इंक्रीज हो गया उनका लर्निंग आउटकम या जो परफॉर्मेंस है इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है प्लेसबो, यानी कि झूठ मूठ का। तो एक बायसिंग ये भी है रिसर्चर के अंदर की, क्या है कि रियल में वो चीज़ होती नहीं है लेकिन वो उसको मान लेता है, और उसको अगर मानकर वो रिसर्च करता है तो फिर क्या है कि वो सही आउटकम्स पर, सही रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाता है। अब देखिए आगे क्या है। हाँ, अब दूसरा आपका इसमें जो है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। तो क्या होती है विश्वसनीयता, अगर हम विश्वसनीयता की बात करें तो क्या होती है विश्वसनीयता। तो अगर हम लोग बात करें कि रिसर्च के टर्म में अगर हम लोग विश्वसनीयता की बात करें तो विश्वसनीयता जो है कंसिस्टेंसी, संगति से संबंधित होता है। संगति से संबंधित का मतलब क्या है कि
आप जो भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसका जो परिणाम आ रहा है, कंक्लूजन, वह कंक्लूजन बार बार उस रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद भी उसका परिणाम ना बदले। यानी रिलायबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता क्या है, कि यदि कोई रिसर्च एक बार कंडक्ट किया गया और फिर आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद उसको दोबारा कंडक्ट किया गया, तो दोनों का जो रिजल्ट है, कंसिक्वेंस है, परिणाम, दोनों रिसर्चेस का जो परिणाम है या जो आउटकम है उसमें कोई भी अंतर ना हो, यानी कि परिणामों में कोई भी अंतर ना हो, रिजल्ट्स अनचेंज्ड रहे। तो इसी को हम कहेंगे कि हाँ ये जो रिसर्च है क्या है, रिलायबल है, रिलायबिलिटी है, इंश्योर है। तो देखिए एक अनुसंधान की एक खास विशेषता और क्या है कि इसमें रिलायबिलिटी का गुण होना चाहिए, यानी विश्वसनीयता होती है। तो साधारण शब्दों में अगर हम विश्वसनीयता की बात करें तो विश्वसनीयता क्या है, यदि किसी रिसर्च को बार बार कंडक्ट किया जाए तो उसके परिणाम में कोई भी परिवर्तन ना हो, यही क्या है, रिसर्च विश्वसनीयता कहलाती है। तो विश्वसनीयता का जो संबंध होता है, विश्वसनीयता आपका रिलेटेड है कंसिस्टेंसी से, यानी संगति से। इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं, इसी को संगति कहते हैं, इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं, इसी को संगति कहते हैं। संगति का मतलब कुछ दिन पहले वो वही रिसर्च कुछ लोगों पे कंडक्ट किया गया और कुछ दिन बाद वही रिसर्च कुछ लोगों पे कंडक्ट किया गया, तो उस रिसर्च से जो भी रिजल्ट या परिणाम आए उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया या बहुत माइन्यूट सा परिवर्तन आया, बहुत सी सिंपल सा माइन्यूट सा। तो इसी को कहेंगे कि जो ये रिसर्च है या रिसर्च प्रोसेस है या जो ये जो मेथड है बहुत ही कंसिस्टेंस है, यानी कि बहुत ही संगत है, संगति है इसमें। तो अब देखिए अगर हम लोग रिलायबिलिटी की भी बात करें तो इसमें भी इंटरनल कंसिस्टेंसी होता है, यानी आंतरिक संगति होती है, और इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है और बाह्य संगति होती है। लेकिन यहाँ पर जो है कि ये सब बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी पढ़ेंगे देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो एक होता है रिसर्च में टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और दूसरा होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। टेम्पोरल का मतलब होता है आपका टेम्पोरल का मतलब होता है कालिक संगति या समय के साथ, और इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है आपका कि जो भी क्या बोलते हैं आइटम्स हैं, जो भी रिसर्च में आपने आइटम्स यूज़ किए हैं वो आपस में इंटरनली कनेक्टेड हैं कि नहीं, उनके बीच का जो कोरिलेशन है वो अच्छा है या नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी इज़ द सेल्फ कोरिलेशन ऑफ अ टेस्ट। रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी इज़ द सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट। Reliability is the self correlation of the test। तो इस तरीके से रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता क्या है, किसी भी परीक्षण का स्वसह संबंध है, स्वसह संबंध। तो अगर हम रिलायबिलिटी की और आगे बात करें तो रिलायबिलिटी को एक साइंटिफिक टर्म में हम क्या कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी क्या होता है, आपका जो ट्रू बिहेवियर है, ट्रू बिहेवियर यानी कि सत्य व्यवहार, और जो आपका टोटल बिहेवियर है, इन्हीं का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी को बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी किससे रिलेटेड है, कंसिस्टेंसी से। तो अब देखिए अब आगे देखते हैं क्या है, रिलायबिलिटी के बाद है आपका, अच्छा देखिए एक चीज़ और लिखा है, रिलायबिलिटी आल्सो नोन एज वेरीफिएबिलिटी। यानी रिलायबिलिटी को हम लोग क्या और क्या कह सकते हैं, वेरीफिएबिलिटी, यानी ऐसा टेस्ट, ऐसा रिसर्च प्रोसेस जिसे बार बार वेरीफाई किया जा सके, सिद्ध किया जा सके। अब नेक्स्ट है आपका वैलिडिटी। तो क्या होता है वैलिडिटी, तो वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी आपका रिलेटेड है क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी जो है रिलेटेड टू एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर या इंस्ट्रूमेंट। वैलिडिटी आपका किससे रिलेटेड है,
एक्यूरेसी से यानी यथार्थता से, यानी प्रोसीजर, यानी जो आपकी प्रक्रिया है, रिसर्च प्रक्रिया है या प्रोसीजर है, उससे रिलेटेड है आपका वैलिडिटी। इसको सिंपल से एग्जांपल से ऐसे समझिए कि कोई भी रिसर्च जिस पर्पस से किया जा रहा है, कोई भी रिसर्च जिस पर्पस से कंडक्ट किया जा रहा है, अगर वह रिसर्च उसी पर्पस को फुलफिल करे, या फिर जो जिस पर्पस से वह रिसर्च कंडक्ट किया गया है उसका जो आउटकम्स है, उन्हीं आउटकम्स या उसका जो परिणाम है या कंसिक्वेंस है, उन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप आया है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका कह सकते हैं वैलिडिटी। साधारण सी भाषा में इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए घड़ी है, घड़ी का काम क्या है, टाइम देखना। यानी कि घड़ी का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था बनाने का, कि ये टाइम दिखेगी। लेकिन अगर ये घड़ी जो है टाइम की जगह टेम्परेचर बताने लगे, टाइम की जगह टेम्परेचर बताने लगे, तापमान बताने लगे, तो ये घड़ी क्या कहलाएगी, इनवैलिड कहलाएगी। इसी को कहते हैं वैलिडिटी या वैधता, कि जो पर्पस, जो इंस्ट्रूमेंट या जो टेस्ट जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, अगर वह उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा रिसर्च प्रोसेस है, जो हमारा टूल है, जो हमारा टेस्ट है, वो क्या है, वैलिड है, उसमें वैलिडिटी है। तो रिसर्च प्रोसेस की एक और खासियत क्या है कि इसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। तो वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो कॉमन ट्रेट्स हैं और जो टोटल बिहेवियर है, उनका जो अनुपात होता है, वही क्या है, वैलिडिटी होता है। यानी अगर हम कहें कि वैधता क्या है, तो वैधता क्या है, वैधता वो क्षमता होती है जिसके कारण क्या है कि किसी गुण या कार्य को मापा जाता है जिसके लिए उसे बनाया गया था। अब देखिए क्या है कि क्या हर एक टेस्ट या हर एक रिसर्च क्या हमेशा वैलिड होता है? तो इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब यही होगा कि नहीं। हर एक टूल, हर एक टेस्ट, हर एक आइटम, हर एक रिसर्च मेथड या प्रोसेस केवल उसी कंटेक्स्ट के लिए वैलिड होता है जिस कंटेक्स्ट के लिए उसे बनाया गया है, यूनिवर्सल नहीं होता है। यानी किसी भी चीज़ की, घड़ी की वैलिडिटी केवल कहाँ तक है, टाइम देखने तक। घड़ी से आप टेम्परेचर नहीं नाप सकते हैं। थर्मोमीटर की वैलिडिटी कहाँ तक है, केवल टेम्परेचर नापने से। थर्मोमीटर से आप टाइम नहीं देख सकते हैं। यानी कि वैधता क्या है, वैधता का कोई भी निश्चित गुण नहीं होता है, वो केवल एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही क्या है, आपका वैलिड होता है। तो अब देखिए एक आता है कि क्या वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में कोई रिलेशनशिप है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलायबल टेस्ट होते हैं वो हमेशा वैध नहीं होते हैं, लेकिन जो टेस्ट वैलिड होगा वो श्योर है कि रिलायबल होगा ही होगा। यानी कि कह सकते हैं जो टेस्ट वैलिड होता है वो 100% रिलायबल होगा ही होगा। तो इसी तरीके से वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी भी आपका कई टाइप का है। फेस वैलिडिटी है, कंटेंट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। तो इन सबको क्या है कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, क्रेडिबिलिटी, सॉरी एक्यूरेसी। तो क्या होता है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी भी समझिए क्या है कि आपका क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी, वैलिडिटी ही जैसा है। यानी कि जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिस पर्पस से बनाया गया है, अगर वो वही उसी पर्पस को फुलफिल कर रहा है, और एक्यूरेसी का मतलब उसी यथार्थता के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका एक्यूरेट, यानी कि यथार्थ परिणाम देता है। यानी अगर हम एक बात करें कि रिसर्च प्रोसेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है, तो हम कहेंगे कि एक्यूरेसी आता है, एक्यूरेसी होता है। यानी कि जो आपका रिसर्च प्रोसेस है वो कितने डिग्री तक, यानी किस कोटि तक बहुत ही सही परफॉर्म किया जा रहा है, उसमें जो टूल यूज़ किया जा रहा है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, उसमें जो प्रोसेस है, वो कितने लेवल की डिग्री तक या कितने डिग्री लेवल तक जो है आपस में कोरिलेटेड हैं,
इसी को हम क्या कह सकते हैं, आपका एक्यूरेसी। अब देखिए आगे क्या है, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि सूचनाओं का एकत्रीकरण सर्वोत्तम स्रोत व प्रक्रिया द्वारा ही किया जाना। यानी कि अगर आप अपना कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, आप उसको पेटेंट कराना चाहते हैं या फिर आप यूनिवर्सल लेवल पर उसको सर्वसम्मत बनाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप अपने रिसर्च प्रोसेस में जो भी डेटास को इकट्ठा कर रहे हैं, यानी जो भी आपका सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो वो आपका जो भी प्रोसेस होगा या जो भी प्रक्रिया आप यूज़ करेंगे वो एकदम बेस्ट होगा, बेस्ट से बेस्ट आपको यूज़ करना होगा, स्टैंडर्ड यूज़ करना होगा, जो कि वैश्विक स्तर पर, सार्वभौमिक स्तर पर सर्वोत्तम है, प्रमाणित है, वैलिड है, रिलायबल है। उन सारी प्रक्रियाओं को आपको अपने रिसर्च प्रोसेस में यूज़ करना होगा। यानी कि यही क्या है, क्रेडिबिलिटी। यानी सूचनाओं का जो भी आप एकत्रीकरण कर रहे हैं उसका जो सोर्सेज होना चाहिए वो बेस्ट सोर्सेज होने चाहिए, प्रोसीजर भी बेस्ट होना चाहिए। ये सारा चीज़ों को ध्यान रखना आपको क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। यानी कि कोई भी रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करते समय, कोई भी रिसर्च प्रोसेस, टूल, इंस्ट्रूमेंट्स, डेटा कलेक्शन करते समय आपको हमेशा क्या ध्यान रखना होगा कि आप जो भी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं वो आपके प्राइमरी सोर्स हैं या सेकेंडरी सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स हैं तो बहुत अच्छा है, सेकेंडरी सोर्स हैं तो वो भी वेरीफिएबल होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। तो अगली खासियत क्या है आपका, अगला देखिए छठा नंबर जो है जनरलाइजेशन। यानी कि रिसर्च या जो भी आपका अनुसंधान प्रक्रिया है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें सामान्यीकरण का गुण हो। सामान्यीकरण का गुण का मतलब क्या है कि उसको उस कंटेक्स्ट में, उस परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में उसको कंडक्ट किया जा रहा है उस अनुसंधान प्रक्रिया को, तो उसके दौरान जो आने वाला परिणाम है, जो निष्कर्ष है, उसको जन सामान्य तक सब पर अप्लाई किया जा सके। जन सामान्य तक सब पर अप्लाई का मतलब उस कंटेक्स्ट में, केवल उस परिप्रेक्ष्य की सीमाओं के अंदर आप उसको सामान्यीकरण कर सकें। यानी कि जैसे मान लीजिए एक बुद्धि परीक्षण जो है इसलिए बनाया गया है कि 10 से 16 साल के बच्चों का मतलब एक बुद्धि परीक्षण या एक रिसर्च ये किया गया कि 10 से 16 साल के बच्चों का जो IQ लेवल होगा 110 यानी 100 से 110 के बीच में होगा। तो 100 से 110 का मतलब क्या है कि ये जो जनरलाइजेशन है, इसका जो आउटकम है इस शहर में या पूरे विश्व में जो 10 से 16 साल तक के बच्चे हैं, उनका जो IQ होगा हर जगह कितना होना चाहिए, 100 से 110 के बीच में। इसी को कहा जाता है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। यानी रिसर्च प्रोसेस आपका ऐसा होना चाहिए जिसे जन सामान्य में आसानी से सामान्यीकृत किया जा सके, सब पर एक समान अप्लाई किया जा सके। अगली खासियत क्या है देखिए, जनरलाइजेशन। यानी कि रिसर्च प्रोसेस जो अनुसंधान जो भी है होता है उसको आसानी से सामान्यीकृत किया जा सकता है, एक खासियत ये है। दूसरा क्या है, एम्पिरिकल होना चाहिए। एम्पिरिकल का मतलब एक खासियत यह है कि जो रिसर्च प्रोसेस है, जो अनुसंधान प्रक्रिया है, वो अनुभव आधारित होती है। आप जितना ज़्यादा अनुभव आधारित होंगे, जितना ज़्यादा फील्ड एक्सपीरियंस लेंगे, जितना ज़्यादा रियल ऑब्जर्वेशंस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका डेटा एक्यूरेट होगा, उतना ही ज़्यादा आपके आउटकम्स जो हैं शुद्ध मिलेंगे, एक्यूरेट मिलेंगे। अगला देखिए क्या है, जैसा कि ये पढ़ाई था हम लोगों ने, सिस्टमेटिक होता है रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। यानी क्रमबद्ध प्रक्रिया का मतलब क्या है कि हम लोगों ने देखा कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें क्या है कि चलते हैं। यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आप ROL देखते हैं, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन है, और जो भी आप प्लानिंग करते हैं उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो है। उसके बाद डेटा कलेक्शन है, फिर एनालिसिस है, फिर उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद यदि आपका कंक्लूजन जो है पर्पस के अकॉर्डिंग आया है या हाइपोथेसिस आपकी सेलेक्ट या रिजेक्ट हुई है, तो अगर आप सेलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन रिजेक्ट हो गई तो फिर से आप क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। यानी फिर से हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करते हैं और फिर से उस रिसर्च प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। तो यही क्या है, क्रमबद्ध प्रोसेस है। और इसी क्रमबद्ध प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च इज ए साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रिया है। यानी नवा आपका क्या है, चक्रीय प्रक्रिया। तो पहला हम लोगों ने देखा कि रिसर्च में क्या है, क्रमबद्धता पाई जाती है, सिस्टमैटिक होता है। यानी कि ईच स्टेप क्या है, 1 by 1, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या है, सीरियली आएगा, आप स्किप नहीं कर सकते किसी स्टेप को। उसके बाद आपका क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस है रिसर्च चीज़, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में जैसे बताया
कि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब सबसे पहले आप वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर ROL, फिर उसके बाद आप जो भी हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन, कंक्लूजन। उसके बाद यदि हाइपोथेसिस सेलेक्ट होती है तो ठीक है, नहीं रिजेक्ट होती है तो फिर से आप कहाँ पहुँच जाते हैं, हाइपोथेसिस पे, और फिर से उसको मॉडिफाई करते हैं। यानी ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और जो भी रिसर्च के आउटकम्स हैं उसमें न्यू फैक्ट ऑफ नॉलेज ऐड होते रहते हैं, डेटा अपडेट होता रहता है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और देखिए आगे क्या विशेषता है, 10वीं विशेषता है इसकी लॉजिकल। रिसर्च इज अ लॉजिकल प्रोसेस, यानी कि तार्किक है। यानी कि आप इसमें कोई भी अपना प्रीजुडिस यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी पूर्वाग्रह, कोई भी पक्षपात इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो साइंटिफिक मेथड है, आप हमेशा तर्क के आधार पर, रेशनैलिटी के आधार पर आप हमेशा इसको कंडक्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रिप्लिकेबल। रिप्लिकेबल का मतलब होता है प्रतिकृति। तो प्रतिकृति का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर प्रतिकृति की बात करें तो सॉरी, तो प्रतिकृति को हम कहेंगे क्या कि अगर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च है, कोई भी वैज्ञानिक शोध है, या कोई भी आपका रिसर्च प्रक्रिया है, यदि किसी शोधकर्ता को अन्य शोधकर्ता द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पर या प्रयोग किए गए डिजाइन पर किसी प्रकार का कोई शक है, तो दूसरा शोधकर्ता पहले शोधकर्ता की पूरी कार्यविधि को पुनः दोहराकर प्राप्त निष्कर्ष की वैधता की जांच कर लेता है। यानी रिप्लिकेशन का साधारण शब्दों में मतलब क्या है कि यदि किसी रिसर्चर के रिसर्च प्रोसेस के आउटकम पर या परिणामों पर कोई संदेह है, निष्कर्ष पर, तो दूसरा रिसर्चर या दूसरा अनुसंधान क्या कर सकता है, उस रिसर्च को फिर से कंडक्ट करके उसके परिणामों की वैधता को जांच सकता है, वेरीफिएबिलिटी कर सकता है। यानी सिंपल सी बात करें तो किसी भी रिसर्च प्रोसेस की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यथार्थता, एक्यूरेसी, कंसिक्वेंस, उसके परिणामों की बार बार जांच करना प्रत्येक परिस्थिति में। कब जांच करना, यदि किसी भी रिसर्चर को शक हो कि इसका आउटकम ये नहीं होना चाहिए, तो इसको बार बार आप जांच कर सकते हैं। यदि रिजल्ट वही आ रहा है तो यानी कि क्या है, रिसर्च क्या है, रिप्लिकेबल है। रिप्लिकेबल का मतलब बार बार अनेक शोधकर्ताओं के द्वारा अगर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है उस रिसर्च के, तो ये क्या कहलाएगा कि इट इज़ रिप्लिकेबल, यानी कि प्रतिकृति। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोगों ने क्या देखा कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिसमें रिलायबिलिटी थी, वैलिडिटी थी, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, जनरलाइजेशन का गुण होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए, अनुभव आधारित होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि कुछ रिसर्च प्रोसेस में कभी कभी कुछ फ्लॉज आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं, तो वो उसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि वही शुरुआत में हम लोगों ने जब बात की थी कि जो अध्ययन किया जा रहा है या अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का स्वरूप, यानी नेचर क्या है रिसर्च का प्रोसेस क्या है, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च है यानी गुणात्मक रिसर्च है, टेटिव है, या क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। तो यदि अगर क्वांटिटेटिव होगा तो एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव रिसर्च में एक्यूरेसी समझ लीजिए कि होती भी है, नहीं भी होती है। यानी कि हम किसी भी रिसर्च को ये नहीं कह सकते कि नो स्टडी वो आइडियल है, नो स्टडी इज़ आइडियल। क्यों? क्योंकि कंटेक्स्ट बदलता रहता है, परिप्रेक्ष्य चेंज होते रहते हैं, और जो हमारा ये यथार्थ है यानी जो विजुअल वर्ल्ड है, केवल उसके बारे में ही हम एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इनविजिबल चीज़ों की बात करें, जैसे हमारा व्यवहार, जैसे हमारा संवेदनाएं हैं, गुस्सा है, आक्रामकता है, प्यार है, लव है, तो इसको आप किसी क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान इतने किलो किसी से प्यार करता है या कोई इंसान इतने लीटर किसी से नफरत करता है। आप इसको किसी भी क्वांटिफिकेशन में मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि नेचर क्या है रिसर्च का, इस पर भी डिपेंड करता है कि रिजल्ट एक्यूरेट आएगा या नहीं आएगा।
उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन कैसा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद टेक्निकल लिमिटेशंस होती हैं कुछ। टेक्निकल लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि जब अभी भी देखिए क्या है कि यदि आप रिसर्च करना चाहें मानो खोपड़ी पर या हेड का रिसर्च करना चाहें, तो अगर आप इस पर क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कर सकते कि मस्तिष्क में क्या होता है। आप एक जीवित इंसान के मस्तिष्क को फाड़ कर चिड़ कर नहीं देख सकते हैं कि इसका IQ लेवल कितना है। लेकिन तो इस तरीके से क्या है कि इसकी भी लिमिटेशंस हैं। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो हाइपोथेसिस हम लोग कंडक्ट करते हैं उसमें भी गलतियां हो जाती हैं कि हाइपोथेसिस कभी कभी हम लोग एक्यूरेट नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, कभी कभी ऑपरेशनली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सी ढेर सारी गलतियां होने से जो है रिसर्च का कंक्लूजन में बहुत सारे फ्लॉज आ जाते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोचेस क्या हैं या फिर रिसर्च के टाइप्स क्या हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।